हाँ जी दोस्तों, जो अपना ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 17.1 दैट इज ड्यू डिलिजेंस पे अपन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल फ्री है, आपको यूट्यूब पर 100% फ्री मिल जाएगा। तो अपन जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसके एक फीचर आप जान के चलो भाई। अपन ना अंडरस्टैंडिंग तो ले ही रहे, समझना तो जरूरी है ही भाई, वरना आपसे केस सिनेरियोज एमसीक्यूज ये कैसे सॉल्व होंगे, आपसे ये सॉल्व हो ही नहीं सकते। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ना सर अपन एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन भी अपन साथ में कर रहे हैं। मतलब मेमोरी टेक्निक, ट्रिक्स, सब कुछ जो जो याद करने के लिए चाहिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मतलब आपको बस वीडियो चुपचाप देखते चलना है, उसके अलावा आपको भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपने उसी बुक से चल रहा है, बुक तो अपनी है, यही वाली बुक है। आपको नीचे परचेज करने तो नीचे लिंक दे दूंगा। केवल 530 से 550 पेजेस की बुक है जिसके अंदर सब कुछ कवर है भाई, सब कुछ कवर है इंक्लूडिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी कवर है, क्वेश्चन भी सी के अंदर कवर है, चार्ट टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट में कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, 100% सब कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी बोल्ड हाईलाइटेड तो ही, जैसे देखो क्यूए, जैसे ड्यू डिलिजेंस डिफरेंट क्यूए ऑडिट से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कॉन्सेप्ट भी यही आ गया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ हो गए ना, इस वजह से अपने पेजेस यहाँ पे रिड्यूस हो गए। तो तुमको अलग से पहले बुक रेफर करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक रेफर करो, ऐसी कोई भी भसड़ नहीं रखनी है अपन को, सब एक साथ ही है, सब कुछ यही करना है जो करना, ठीक है सर। तो चलो अपन शुरू करते हैं अपन ये। बाकी आपको बुक परचेज करने दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ड्यू डिलिजेंस डिफरेंस क्यू ऑडिट से पहले ड्यू डिलिजेंस क्या होता है भाई, बहुत बेसिक है। कभी भी कोई नॉर्मल इंसान कोई नई ट्रांजैक्शन में एंटर होता है तो कुछ चीजें सोच के चलता है, ड्यू डिलिजेंस करके चलता है, बेसिक दिमाग। ड्यू डिलिजेंस, कोई भी नई ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है तो ड्यू डिलिजेंस करके चलेगा। किसी को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई कंपनी खरीदनी है, कोई कंपनी का मर्जर एक्विजिशन होना है, बेसिक इसका एग्जांपल मर्जर एक्विजिशन ही होता है। कोई कंपनी एक्वायर करता है या मर्जर एक्वायर करता है तो उसको ना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है कि यार ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। जो सामने वाला अपनी कंपनी के बारे में शो कर रहा है वो असली में सही है या नहीं है, कंफर्म करना सारे मटेरियल फैक्ट को कि भाई अगर मुझे मर्जर एक्विजिशन करना है, किसी कंपनी को खरीदना है, तो मुझे, मैं खरीद रहा हूं तो वो मुझसे 10 करोड़ रुपए मांग रहा है, मुझे 10 करोड़ मांग, तो क्या अब उसने जो मुझे पूरी वैल्यूएशन दिखाई कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन बन रही है कंपनी की, तो मैं कंफर्म करूंगा उस सारे मटेरियल फैक्ट को कि असली में 10 करोड़ की वैल्यू बन रही है नहीं बन रही है, कुछ छुपा रहा है क्या, ऐसा मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ड्यू डिलिजेंस करना मुझे, कोई भी नॉर्मल इंसान कोई नए ट्रांजेक्शन में एंटर होता है तो हर चीज का ड्यू डिलिजेंस करता ही करता है। ये ऑडिट से सेपरेट है, ऑडिट नहीं है, ये ड्यू डिलिजेंस है। ये सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, जिसको भी इंसान को नॉलेज हो, जिस बंदे को अपॉइंट कर दिया किसी ने वो कर दिया, ये अपनी मर्जी से कंपनीज करवा लेती है कि यार मैं कंपनी एक्वायर कर रहा हूं तो एक काम कर, तू इस कंपनी की किसी सीए को रख लिया, सीएमए को पकड़ लिया, तो इसकी ड्यू डिलिजेंस करके आप पूरी ट्रांजैक्शन की कि यार ये जो शो कर रहे हो सब कुछ सही है या नहीं है, ये परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर खरीदनी चाहिए कंपनी तो कितने रुपए में खरीदनी चाहिए, सब कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है ना सर। तो ऑडिट क्या होती है, ऑडिट तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो अपन को ओपिनियन देना होता है, ऑडिट तो बात अलग हो गई, ठीक है ना। अब ड्यू डिलिजेंस होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है कि कंफर्म करना सारे मटेरियल फैक्ट को, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंफर्म करना सारे मटेरियल को, जो भी वो मटेरियल फैक्ट दिखा रहा है, जो भी चीजें बता रहा है फैक्ट्स, वो कंफर्म करना कि ये सब कुछ सही है। तो कंफर्म करना सारे मटेरियल फैक्ट को, इसमें रिव्यू करते हैं। यहाँ पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि असली में कोई नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट भी हुआ, कंपनी की रेपुटेशन खराब है या ऐसा कुछ है, तो वो भी चीजें अपन चेक करेंगे वहां पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्ट अपन को यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं। तो कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट, फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड दोनों चेक करने पड़ेंगे। बस ये कुछ भी नहीं, ड्यू डिलिजेंस मतलब कोई भी एक नॉर्मल रीजनेबल पर्सन जो दिमाग लगाता कोई भी नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए, नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए कोई भी नॉर्मल दूसरा बंदा दिमाग लगाता तो वो क्या काम करता, क्या चीजें टेक केयर करता, क्या चीजें केयरफुल रहता, तो वो चीजें यार, ठीक है सर। तो ये इसका मतलब हो गया, ड्यू डिलिजेंस ही हो गया, ऑडिट ही हो गया। जैसे कब कब हो सकती है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कॉर्पोरेट में कोई रीस्ट्रक्चर हो रही है, किसी को शेयर कैपिटल ज़्यादा हो रही है, किसी को कम दे रहे हैं, कि एक्वायर कर रहे हैं, मर्जर एक्शन कर रहे हैं, कैपिटल वेंचर फाइनेंसिंग, किसी को फाइनेंस कर रहे हैं अपन या कोई अपन में फाइनेंस कर रहा है तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करा रहा है वो, अपन किसी को लैंडिंग दे रहे हैं, पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, आईपीओ इशू कर रहे हैं, तो आईपीओ करने वाला बंदा, कोई बंदा शेयर खरीदेगा ना, बहुत सारा शेयर खरीद रहा है, वो बड़ा इन्वेस्टर बन रहा है अपना, तो बड़ा इन्वेस्टर बन रहा है तो बोलेगा पहले इस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस तो कर लूँ उसके बाद में खरीदूंगा, फलाना डिगरा। इंपॉर्टेंस क्या होती है फटाफट देख लो, कि बस कंफर्म करना कि बिजनेस जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है ना, कोई छुपा तो नहीं रहे कोई चीज़, कोई भी डील किलर डिफेक्ट है क्या इसके अंदर, डील किलर डिफेक्ट है क्या, मतलब डील किलर की अपन जो डील कर रहा है ना ड्यू डिलिजेंस की, वो किल कर सकता है क्या, डील किलर इफेक्ट है क्या कोई भी,
इन्फॉर्मेशन लेना जो असेट को वैल्यू करने के लिए, लाइबिलिटी को वैल्यू करने के लिए जो जरूरी हो, ताकि अपन प्राइस नेगोशिएट कर सके कि तूने असेट की वैल्यू 1 करोड़ दिखा रखी है, पर हमारा जो सीए है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू तो 60 लाख ही है, तो तूने जो वैल्यू दिखा उसमें 40 लाख कम कर, इतने में नहीं खरीदेंगे हम। कंप्लाई करना इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया से, क्या वेरीफाई करेंगे कि वेरीफाई करा है कि इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया जो भी है वो कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली। तो भाई क्लासिफिकेशन ड्यू डिलिजेंस कितनी तरीके की होती है अपने कोर्स के अंदर, केवल फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, कहा गया एफ ये वाला कोर्स में है, तो ये पर मतलब नाम सबके दे रखे हैं ऐसे एक बार के डिस्क्रिप्शन के साथ, पर जो डिटेल में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ही पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो भाई कुछ क्लास कितने तरह की ड्यू डिलिजेंस होती है, या फिर एरिया क्या क्या होते हैं ड्यू डिलिजेंस के, ये होते हैं सीपीटी फाइल। भाई तुमको ना सीए का फॉर्म भरने के पहले सीपीटी का फॉर्म जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होती है, अभी तो सीए फाउंडेशन हो गया पर पहले सीपीटी होता था, तो सीपीटी का फॉर्म भरने के पहले ना तुमको ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए थी कि सीए में आने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम जो भी भुगत रहे हो वो कैसे भुगतते, वो नहीं भुगतते, अगर तुम पहले ही अपनी सीपीटी में फॉर्म भरने के पहले ड्यू डिलिजेंस कर लेते। तो इसकी क्या ट्रिक होगा इसको याद करने की, सीपीटी फाइल, कि भाई सीपीटी में आने के पहले तुमको ड्यू डिलिजेंस अच्छे से कर लेना था, सीए के बारे में, सीए कोर्स कैसा है क्या है, रातों की नींद उड़ा देगा कर देगा, सब पहले ही पढ़ लेना था। सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल, सीपीटी फाइल। सी से कॉमर्शियल एंड ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कॉमर्शियल ऑपरेशन सेम होता है, पढ़ेंगे क्या होता है बात, चलो पढ़ लेते हैं साथ साथ में। कॉमर्शियल ऑपरेशन ड्यू डिलिजेंस कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कॉमर्शियली वायबल है या नहीं, कॉमर्शियली कंपनी का ऑपरेशन कैसा है, उस चीज की ड्यू डिलिजेंस चेक करना, कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह ये सब चेक करना, कंपनी का स्ट्रेटेजी, कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी कॉमर्शियली किस तरह से रहती है वो चीजें चेक करना। पर्सोनल, सीपीपी से पर्सोनल कि कंपनी की पर्सोनल पॉलिसी क्या है, कि ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देती नहीं देती है, कंपनसेशन सही देती नहीं देती। टैक्स ड्यू डिलिजेंस की कंपनी सारे टैक्स को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, मर्जर एक्विजिशन करा तो उसके बाद टैक्स का क्या इंपैक्ट आएगा, वो सबको ड्यू डिलिजेंस करना। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल मैटर जितनी भी कंपनी का पैसा रिलेटेड, बैलेंस शीट, पी&एल, असेट, लायबिलिटी, वो सब कुछ चेक करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एफआई से इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी यूज ले रही है उसका ड्यू डिलिजेंस करना, सारे कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह। एल से लीगल ड्यू डिलिजेंस की कंपनी सारे लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही नहीं कर रही। ऐसे एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस की कंपनी सारे एनवायरमेंटल लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सीपीटी फाइल, सर जी क्या पढ़ा अपन ने, सीपीटी फाइल पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा है सीपीटी फाइल। सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्सेशन। सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, टी से टैक्सेशन होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होता क्योंकि टेक्नोलॉजी इधर आ गया है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सी कॉमर्शियल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से पर्सनल होता है, पॉलिटिकल नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, पॉलिटिकल नहीं होता। कॉमर्शियल पर्सनल टैक्सेशन, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्सेशन, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्सेशन, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्सेशन, कॉमर्शियल पर्सनल टैक्सेशन। सीपीटी फाइल, FILE, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल एंड एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल और 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 एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अब अपन डिटेल के अंदर पढ़ने वाले। भाई फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कुछ भी नहीं कि पैसों के रिलेटेड सारी बातचीत, क्योंकि अब उसने बोला कि मेरी असेट इतने की है, लाइबिलिटी इतने की है, तो मैं कुल मिला के आप 10 करोड़ की मेरी कंपनी की वैल्यू बन रही है। फिर अपन उसको देखेंगे कि एक बार इनिशियल प्राइस तय हो गई, एक बार इनिशियल प्राइस तय होगी कि मेरे को 10 करोड़ दे, सामने वाला 10 करोड़ मांग रहा है, अब मैं ड्यू डिलिजेंस शुरू करूंगा कि यार ये 10 करोड़ मांग रहा है, सब कुछ जाके चेक करके, सब कुछ जाके चेक करके। तो फाइनेंशियल देखिएगा कि नहीं भाई इसकी असेट इतनी की थी नहीं, लाइबिलिटी तो इसकी और ज्यादा की है, 10 करोड़ मत दो, ये तो केवल 4 करोड़ ही बनते हैं, इसके केवल 4 करोड़ ही बनते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी वो 4 करोड़ हो जाएगी। तो वो सब चीजें चेक करना सारी। तो कमेंट से फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अपन शुरू करते हैं जब एक बार की प्राइस स्टार्टिंग की इनिशियल प्राइस एक बार की तय हो जाती है, फिर अपन नेटवर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ये सब अपन बाद में चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे। और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी चेक करेंगे कि फ्यूचर में कंटिंजेंट लायबिलिटी का कुछ अपने ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, क्या सब चीज़ अपन को चेक करनी पड़ेगी। ये बेसिक है, एक बार केवल रीड कर लो कि ड्यू डिलिजेंस में तुमको क्या क्या चीज़ें ये भी ध्यान में रखनी पड़ती है एक बार, कि ये भी देखना कि जो कंपनी अपन ले रहे हैं ये कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का प्रमोटर क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी का मैनेजमेंट, ये कंपनी के बारे में हो गई। ये चीज़ किसके बारे में हो गई, कंपनी के बारे में। ये सब चीज़ें भी उसको ड्यू डिलिजेंस को देखनी है, जो भी बंदा कर रहा है चेक कर रहा है। कंपनी की हिस्ट्री क्या है बिजनेस की, कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर की इज्जत है नहीं है मार्केट में, मैनेजमेंट की इज्जत है नहीं है मार्केट में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। तो कंपनी की हिस्ट्री, मैनेजमेंट और प्रमोटर ये देखना है। बाकी अब उसकी असेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो ये सब देखने हैं। ये पॉइंट एक अलग हो गया, मतलब ये ग्रुप याद करने के लिए मैं बना रहा हूँ ग्रुप।
ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब P&L, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होने वाली है, आपको कितना एस्टिमेशन है वो भी आपको चेक करना है। ट्रेडिंग रिजल्ट अभी कितने पास चुके हैं, कि पहले कितना हुआ प्रॉफिट और अब कितना होने वाला है फ्यूचर में। असेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, असेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, असेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, इसकी बैलेंस शीट हो गया ये, और ये कैश फ्लो हो गया, ये सारी चीज़ चेक करनी। अकाउंटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इनकम टैक्स का कोई असिस्मेंट या अपील पेंडिंग है क्या, कोई भी कॉमर्शियल डील वगैरह पेंडिंग है क्या, ये सब चीज़ें भी ड्यू डिलिजेंस करने वाले बंदे को पता करनी है, अकाउंटेंट को। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अब इसका स्कोप क्या होता है जनरली, स्कोप जनरली ये होता है, इसका स्कोप क्या होता है कि बंदों को अपन पैसा दे रहे, बंदों को अपन पैसा दे रहे, मतलब बंदों को कैश दे रहे, बंदों को कैश दे रहे अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। जो अपना अकाउंटिंग का स्टाफ है उन बंदों को अपन कैश दे रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, उन बंदों को कैश अकाउंट कर, तो उनको बोलो भाई तू लो एंड रेगुलेशन टैक्सेशन कंप्लाई, लो रेगुलेशन और टैक्सेशन कंप्लाई करके अकाउंटिंग कर, लो रेगुलेशन टैक्सेशन कंप्लाई करके अकाउंटिंग कर, लो रेगुलेशन टैक्सेशन कंप्लाई अकाउंट कर, उसके बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनेगा, उसके बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा। तो अकाउंटिंग अपन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए बंदे रख रखे, इसको याद कैसे करना है, अकाउंटिंग करने के लिए बंदे रख रखे, तो वो है ना अपन बोलेंगे कि भाई बंदों को अपन कैश दे रहे, बंदों को अपन कैश दे रहे, बंदों को कैश दे रहे हैं, तो उनको बोलेंगे भाई अकाउंटिंग करते वक्त बंदों को कैश दे रहे, तो बोलेंगे अकाउंटिंग करते वक्त लो रेगुलेशन टैक्सेशन फॉलो कर, लो रेगुलेशन टैक्सेशन फॉलो कर, तभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा, तभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा। तो बंदे क्या क्या होते हैं, दो तरह के बंदे हैं यहाँ पे, एक तो कंपनी खुद, कंपनी का बैकग्राउंड, प्रमोटर खुद, कंपनी का मतलब, तो यहाँ पे देखनी है कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर्स कौन कौन से, ये सब चीजें अपन को चेक करना है। तो प्रमोटर, एक तो बंदा कौन हो गया प्रमोटर, और उसके बाद मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, यही तो बंदे होते हैं कंपनी में, एक तो प्रमोटर खुद, उसका बैकग्राउंड वगैरह, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कौन है, ये बंदे हो गए, सारे बंदों को चेक करा। तो बंदों को हम पैसे दे रहे हैं, मतलब कैश दे रहे हैं, कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो, कैश चेक करना मतलब कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश दे रहे मतलब कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, सीओडी यहाँ पे हो गया, कैश वाले पॉइंट्स हो गए। कैश फ्लो चेक करना है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना है अपन को कंपनी का, कैश फ्लो चेक करना और फाइनेंशियल पोजीशन प्रोजेक्शन चेक करना है, कैश फ्लो चेक करना है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बंदों को अपन पैसे दे रहे हैं, कैश फ्लो और प्रोजेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ये चेक करना है, तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग सही से कर, अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज चेकेंगे, अकाउंटिंग सही से कर, टैक्सेशन और लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करके कर, टैक्सेशन चेक करेंगे कंपनी का, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब लॉ एंड रेगुलेशन चेक करेंगे, उसके बाद ही तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा, उसके बाद ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रहेगा। तो रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिव्यू करेंगे अपन, अपने स्कोप में ये सारी चीजें आएगी अपने बंदे प्रमोटर एम्प्लॉइज कैश दे रहे हैं अपन उनको, कैश और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तक, तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग सही से कर, अकाउंटिंग पॉलिसी टैक्सेशन और लॉ एंड रेगुलेशन को मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉलो करके कर, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनेगा। ये स्कोप हो गया। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप हमने पढ़ा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कैसे करेंगे सर, तो ये तो पॉइंट बेसिक हो गया कुछ एक अंडरस्टैंडिंग ड्रिल के लिए, पहले देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना है, एफआरएफ से, एएस के थ्रू, इंडेस के थ्रू, जनरली इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि ये केवल वन टाइम प्रॉफिट था, बाद में कभी फ्यूचर में हो ना हो, ये बेसिक चीजें देखेंगे कि एफआरएफ के हिसाब से बना है। लास्ट 4-5 साल के अपन P&L आइटम उठा लेंगे कि नॉर्मल ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉफिट एक्सपेंस सेल्स वगैरह का, वो अपन उठा लेंगे, और अपन देखेंगे कि अपन को एक्सपर्ट की जरूरत है क्या कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए, वो सब अपन चीज़ें, ये बेसिक चीज़ कुछ देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब मेन चीज़ें जो बार बार एग्जाम के अंदर आती है वो ये है कि कंपनी की अगर आपको हिडन लायबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या करोगे, कंपनी की आपको ओवर वैल्यूड एसेट चेक करनी, तो क्या करोगे कि एसेट असली में इतनी थी नहीं, कंपनी ओवर वैल्यू करके बता रही है, और यहाँ पे कंपनी लायबिलिटी छुपा रही है, तो अपन उसको खरीद रहे, बाद में पता पड़ेगा ये लायबिलिटी तो मेरे ही माथे पड़ी। तो ये दोनों का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। याद कितना करना है वापस बोल देता हूँ, याद तो केवल 5 से 6 ही पॉइंट करने हैं, मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से 6 पॉइंट का आता है, पर सारे सारे समझने हैं और एक बार पढ़ने, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना, बाकी रटना 5-6 को ही है। तो हिडन लायबिलिटी क्या होती है, मेरे दिमाग में तो हिडन लायबिलिटी वर्ड आती पहले एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आता है, मेरे दिमाग में तो हिडन लायबिलिटी वर्ड आती पहले एक क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी आता है, मुझे तो तुम्हारे दिमाग में भी यही आता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी रिलेटेड पॉइंट, कुछ शोकोज नोटिस वगैरह आए हुए टैक्सेशन वगैरह के, कुछ शोकोज नोटिस वगैरह आए हुए टैक्सेशन वगैरह के, वो भी आता है। तो बेसिक पॉइंट लाना है कि भाई एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, कुछ बेसिक नोटिस वगैरह आए हुए टैक्सेशन वगैरह के, प्लस हमारी लड़ाई चल रही है इन सबसे, कस्टमर से, लेबर से, एम्प्लॉय से, सोसाइटी से, तो इन सबसे। तो अब एक एक करके आते हैं, वैसे इतने तो याद करने नहीं, पर मैं सारे याद करा दूंगा तुमको, ठीक है। तो बेसिक मैंने बोला था एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, या फिर किसी ने कोई शो को नोटिस वगैरह भेज रखा है, तो वही तो है हिडन लायबिलिटी, जो अपन ने सारी सामने वाले कंपनी ने अपन को अभी तक बताई नहीं है, वही तो है कंटिंजेंट लायबिलिटी, किसने शो को नोटिस वगैरह भेज रखा है, टैक्सेशन वगैरह का। तो टैक्स के रिलेटेड आपकी कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग है क्या,
टैक्स लाइबिलिटी, सारे टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स कस्टम ड्यूटी, इनके रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी अभी तक पेंडिंग है क्या, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की कोई लाइबिलिटी, कोई भी पेंडिंग असेसमेंट सेल्स टैक्स का पड़ा हो, कस्टम ड्यूटी का अभी तक केवल प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, प्रोविजन बेसिस पे, फाइनल अभी तक बाकी है, तो वो सारे उनके रिलेटेड कोई लाइबिलिटी, टैक्सेशन रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स कस्टम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स कस्टम्स है। फिर अपन ने कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो मैंने बोला, कोई भी शोकोज नोटिस आया हुआ है क्या, कोई भी डिमांड जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई, केवल शोकोज नोटिस है, वैसा कोई भी आया हुआ है क्या, वो लेटर ऑफ कंफर्ट कोई भी अपन ने इशू करा है क्या, लेटर ऑफ कंफर्ट जो अपनी लाइबिलिटी फ्यूचर में बन सकता है, फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटी बन सकता है, कोई भी ऐसा लेटर ऑफ कंफर्ट है क्या, कंफर्ट है क्या, एलओसी, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी टैक्सेशन। अब अपन सबसे लड़ चुके हैं, सबने अपने ऊपर केस ठोक रखा है, सबसे लड़ चुके हैं, सबने केस ठोक रखा है, कस्टमर ने, लेबर ने, एम्प्लॉय ने, सोसाइटी ने। लेबर और एम्प्लॉय तो एक जैसे तुम पकड़ सकते हो, लेबर और एम्प्लॉय काम करने वाले अपने आप में, तो कस्टमर से अपनी लड़ाई होगी, उसने अपन पे केस कर रखा है, लेबर एम्प्लॉय ने अपने ऊपर केस कर रखा है, सोसाइटी जो है उसमें भी केस कर, मतलब सारे स्टेक होल्डर ने अपने केस कर रखा है। कस्टमर क्यों केस करेगा अपन के ऊपर, क्योंकि अपन ने उसको गलत फॉल्टी प्रोडक्ट दे दिया, अपन ने फॉल्टी प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की कोई लाइबिलिटी वगैरह आ रही है, उस प्रोडक्ट की कोई लाइबिलिटी आ रही है, वो अपन से कंपनसेट मांग रहा है कि पैसा दो मेरे को, पैसा दो, तो प्रोडक्ट की कोई लाइबिलिटी आ रही है, प्रोडक्ट की कोई लाइबिलिटी आ रही है, वारंटी लाइबिलिटी आ रही है, तो उससे मुझे केस करेगा। लेबर और एम्प्लॉय लाइबिलिटी, वो बोल रहा है कि तुमने मेरी सैलरी नहीं दी, एम्प्लॉय बोला सैलरी लाइबिलिटी, सुपर एनुएशन ग्रेच्युटी, इसकी कोई भी लाइबिलिटी अपन ने वैल्यूएशन सही नहीं करा, सैलरी का, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी इनका नहीं करा, सैलरी रिलेटेड। लेबर बोल रहा है कि लेबर नेगोशिएशन कर रहा है अपन से, लिटिगेशन कर रहा है, लड़ाई कर रहा है कि मेरी सैलरी, मेरा लेबर बढ़ाओ, मेरे वेजेस बढ़ाओ, तुमने पहले बोला था तुम मेरा वेजेस बढ़ाओगे। अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, लेबर क्लेम के कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो ये लेबर रिलेटेड पॉइंट 2 हो गए। एक सैलरी रिलेटेड हो गया। फिर एक सोसाइटी लड़ रही है, सोसाइटी बोल रही है कि हम जहाँ पे रह रहे हो इन्वायरमेंट के अंदर, आप उस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसके रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी है आपकी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी ने आप पे क्लेम कर रखा है, तो यहाँ पे सबसे लड़ाई होगी। कस्टमर से प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला हो गया, लेबर लाइबिलिटी ने उसने लेबर को लेबर लिटिगेशन कर दिया, सैलरी वाला बोल रहा है कि आपने ग्रेच्युटी वगैरह इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन सही नहीं करा, सोसाइटी बोल रही है आपने एनवायरमेंट की पूरी ठोक रखी है। फिर 2 पॉइंट और, फ्यूचर में कोई लीज लाइबिलिटी का पेमेंट करना बाकी है, या कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हम इस शेयर्स को बाय बैक करेंगे कोई स्पेसिफिक प्राइस पे, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो भी अपनी लाइबिलिटी है। कोई भी अपने सब्सिडी या कोई भी बिजनेस बेचा है, किसी को बेचा है, पर अपन ने ये बोल के बेचा है, इसकी फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटी आई ना, जब तक हमने बेचा है वहां तक कि कोई भी लाइबिलिटी है तो हम फ्यूचर में हम चुका देंगे, आप मत चुकाना, तो वो अपनी लाइबिलिटी आ सकती है। ठीक है सर, तो टैक्सेशन रिलेटेड सारे होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स कस्टम ड्यूटी, उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी रिलेटेड होगा, तो अपने शोकोस नोटिस और एक एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी कस्टमर ने दे रखी, लेबर ने दे रखी, 2 तरह की लायबिलिटी, फिर उसके बाद एक सैलरी नेगोशिएशन वाली लायबिलिटी, सैलरी की पड़ी है एम्प्लॉय की, उसके बाद एक एनवायरमेंट वाली सोसाइटी की पड़ी है, फिर उसके बाद फ्यूचर लीज लायबिलिटी, बायबैक और सब्सिडी वाली। ठीक है, तो इससे अपन कोई लायबिलिटी छुपानी है, हिडन लायबिलिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद बारी आ गई अपने ओवर वैल्यूड एसेट की, किसकी बारी आ गई भाई साहब, ओवर वैल्यू एसेट। असेट उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू करके बता रखे, इतने के तो असेट है ही नहीं, इतने के तो असेट है ही नहीं भाई, असेट छुपा के। तो भाई तुमको जितने भी असेट दिमाग में आते हो ले आओ, फिक्स असेट होता है, करंट असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंटेंजिबल असेट्स होता है, डेफर्ड रिवेन्यू टाइप के कुछ फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, सारे असेट के रिलेटेड पॉइंट, सारे असेट के रिलेटेड पॉइंट वो लाने। तुम्हारे दिमाग में बैलेंस शीट आइटम असेट के नाम से सारे पॉइंट आ गए असेट के, अब वही डालने। करंट असेट होता है, फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंटेंजिबल असेट होता है, फिक्टिशियस असेट भी होते हैं कुछ कुछ, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वो वाले लो। करंट असेट के अंदर क्या होते हैं, वही तो होते हैं डेटर और इन्वेंट्री, डेटर इन्वेंट्री की। जो डेटर है ना रिसीवेबल, वो अनकलेक्टेबल है भाई, तुमको जबरदस्ती दिखा रखा है 5 करोड़ का डेटर, 5 करोड़ का असली में बुक्स में डेटर है तो सही, पर रियलाइज होना ही नहीं, वो पार्टी डूब गई, बैड डेप्ट होना चाहिए। इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, वो असली में बिकने वाली नहीं है, इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, असली में बिकने वाली नहीं है, स्लो या नॉन मूविंग। इन फिक्स असेट के अंदर क्या होता है, या तो प्लांट एंड मशीनरी होगी, या फिर कोई लैंड बिल्डिंग होगी, तो या तो प्लांट एंड मशीनरी खराब है, ऑब्सोलीट है, या फिर लैंड और मशीनरी पे कोई भी केस वगैरह चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, या तो प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट है, या फिर असेट प्रॉपर्टी वगैरह पे लिटिगेशन चल रहा है, असेट प्रॉपर्टी वगैरह पे लिटिगेशन चल रहा है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट जिसकी अब कोई वैल्यू बची नहीं, आप बोल रहे हो कि हमारी बुक में गुडविल है 10 करोड़ की, आपकी खाक गुडविल है, पूरी इज्जत मार्केट में धज्जा उड़ा रखी है आप लोगों ने, इंटेंजिबल असेट की 0 वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट को जनरली जो मार्केट वैल्यू है उस पर वैल्यू करना, मार्केट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बहुत कम है असली के अंदर, और आपने बुक्स के अंदर ज़्यादा दिखा रखी है, या फिर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा असली में कम है। कोई भी फिक्टिशियस असेट आपने बुक में दिखा रखी है जो असली में असेट नहीं है, जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको ऐसे कैपिटलाइज कर दिया था डेफर करने के लिए, असली में कोई असेट थोड़ी ना होता है, वो कोई असेट नहीं है। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन करा हुआ है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो असली में असेट नहीं है, आपने यूं ही कैपिटलाइज कर दिया उसको, या फिर ग्रुप कंपनी का कोई बैलेंस जो रिकंसिलेशन में है, रिकंसिलेशन में अभी तक आपने यूं ही उसको कैपेक्स बना दिया, सस्पेंस अकाउंट है, वो नहीं है फिक्टिशियस असेट।
ठीक है। तो करंट एसेट पेपर दो पढ़े अपन ने, इन्वेंट्री और रिसीवेबल पढ़ा। उसके बाद अपने फिक्स एसेट के अंदर पढ़ा, फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, या फिर लैंड बिल्डिंग हो सकती है जो लिटिगेशन में। इंटेंजिबल एसेट है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट आ सकता है जिसकी असली के अंदर मार्केट वैल्यू डाउन है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो फिक्टिशियस एसेट है वो हो सकता है। अब अपन को इसमें चेक करना है, उसके बाद कैश फ्लो चेक करना है। अपन को क्या चेक करना है? कैश फ्लो चेक करना है। कैश फ्लो के अंदर अपन को ये चेक करना है कुल मिला के कि कंपनी के पास जितने भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को बेच देगी और डेटर से पैसा मिल जाएगा, इन्वेंट्री को बेच भी देगी और डेटर से पैसा मिल जाएगा, मतलब अपन को कैश रियलाइज हो जाएगा, अपन को कैश रियलाइज हो जाएगा, वो कैश भी रियलाइज हो जाएगा। और अपनी जो भी, मतलब अपन को कैश को अच्छे से मेंटेन रखना है, कैश को, कि अपन को कैश रियलाइज भी हो जाएगा और जो भी लाइबिलिटी वगैरह है अपने ऊपर वो अपन रीपे कर देंगे। जैसे अपन को कैश मिला, किससे मिलेगा कैश? डेटर या फिर इन्वेंट्री बेचने से, डेटर या फिर इन्वेंट्री बेचने से अपन को कैश मिल जाएगा। तो वो कैश मिला तो उससे अपन अपनी लाइबिलिटी चुका देंगे, उससे लाइबिलिटी पूरी कर देंगे। तो अपन देख लेंगे सही टाइम पे हमारे डेटर लाइबिलिटी भी, डेटर भी हमको पैसा दे देंगे और हमारी इन्वेंट्री भी बिक जाएगी, तो हमको अभी मिल जाएगी ना, ये अपन को इंश्योर करना है। प्लस अपनी जितनी भी लाइबिलिटी हुई वो अपन उससे चुका देंगे, वो लाइबिलिटी अपन उससे चुका देंगे। तो ये दो पॉइंट तो याद हो गए कि हम अपने ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री को हाउ वेल कितने अच्छे से कंपनी ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री को कन्वर्ट करती है, तो ये पैसों के अंदर अपन को ये देखना है। और इसके बाद जो भी पैसा आएगा आप उससे अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाते हो ना, कि ट्रेड रिसीव, ट्रेड पेबल या फिर बैंक वगैरह को जो लोन पे करना था आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, तो इनसे पैसा मिला तो मैं इनको दे दूंगा। तो कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल बैंक गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इनसे पैसा मिला मुझे ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से, फिर मैंने अपनी कमिटमेंट वगैरह उसके पूरी कर दी है। ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट हो गए। उसके बाद कभी भी कोई फंड को आइडल मत रखो, आइडल मत रखो उस फंड को, मतलब यूं ही पैसा पड़ा हुआ है तिजोरी के अंदर, भाई इतना सारा पैसा, उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह। हाउ वेल द फंड इज डिप्लॉयड, कभी आइडल मत रखो। हाउ वेल द फंड इज डिप्लॉयड, उसको अच्छी जगह डिप्लॉय करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह डिप्लॉय करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। कभी भी आइडल मत रखो, अच्छी जगह डिप्लॉय करो उस फंड को, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह डिप्लॉय करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। 3 पॉइंट ये वाले हो गए। तो कोई भी फंड क्या आइडल पड़ा है क्या जिससे कोई दूसरा बेनिफिट मिल सकता है, या आइडल पड़ा है क्या? हाउ वेल डज इट डिप्लॉय द फंड, फंड को कितनी अच्छी तरह से डिप्लॉय करती है। और जहां जहां पे भी डिप्लॉय कर रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इजीली रियलाइज तो हो सकता है ना, वापस पता चला इन्वेस्ट करा वो डूब गया, इन्वेस्ट वो इजीली रियलाइज तो हो सकता है ना जब अपन को करना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से जो पैसा मिला उसको ऑनर करके कमिटमेंट मैंने ऑनर करी। फिर उसके बाद कोई भी फंड आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए, डिपॉजिट अच्छे से डिप्लॉय कर दूंगा, और इन्वेस्टमेंट जो भी जहाँ पे भी इन्वेस्ट करा अच्छे से डिप्लॉय इन्वेस्ट कर दूंगा, अच्छे से डिप्लॉय इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट जहाँ भी करा वो इजीली रियलाइजेबल होना चाहिए। फिर मुझे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को भी देखना है, उसको भी रिव्यू करना है ड्यू डिलिजेंस, कि जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय है वो असली में रिटेन होंगे या नहीं होंगे। मतलब मैंने कंपनी खरीदी, उसके बाद मैनेजमेंट एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा? लेबर फोर्स को रिटेन करना है। प्लस कोई भी वर्क फोर्स से मेरा लिटिगेशन तो नहीं चल रहा ना, कि पास्ट में मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी 10% सैलरी बढ़ा दूंगा, किसी को डेफर्ड बोनस बोला था कि 10 साल बाद 10 करोड़ का डेफर्ड बोनस दूंगा मैं तुझे, अभी ज्वाइन कर ले। तो कोई ऐसी लाइबिलिटी मेरे माथे तो नहीं आ जाएगी ना, इस कंपनी इसको मैंने एक्वायर कर लिया तो ये लाइबिलिटी मेरे माथे आ जाएगी। कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट, डेफर्ड कंपनसेशन, इंटरेस्ट रेट, वो सब मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब वही तुमको बिजनेस एक्वायर करना है तो ड्यू डिलिजेंस करनी, तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी बाय करते वक्त। वही कि कंपनी के प्रमोटर को देखो, उसके बंदों को देखो, मतलब बंदों को देखो, मैनेजमेंट एम्प्लॉय को देखो, उसको डिटेल के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ा हुआ है ये सब अपन, जैसे कैश फ्लो के अंदर ये सारे भी पढ़े ना, ये वाले ऊपर जो पॉइंट पढ़े, फंड लाइडल पढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, वो सारे लगभग पढ़े हुए, वो उसी को बस डिटेल के अंदर लिख दिया, ठीक है ना, वही है। ड्यू डिलिजेंस करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपन ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं तो अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं है भाई, मेरे को सबसे पहले उसके फाइनेंशियल पढ़ने कंपनी के, कि जो भी सामने वाली कंपनी उसके फाइनेंशियल बना के देगी, मैं फाइनेंशियल पढ़ूंगा। फिर फाइनेंशियल पढ़ने के बाद एक बार ऑन साइट जाके भी थोड़ी बहुत चीजें चेक करूंगा। पहले फाइनेंशियल पढ़े घर पे बैठे बैठे, फिर मैंने ऑन साइट विजिट करके भी वहाँ पे एक बार चीज़ें पढ़ी फाइनेंशियल भी। फिर मैंने देखा कि यार ये की एरियाज है, ये की एरियाज है, वो मैंने की एरियाज आइडेंटिफाई किया, यार यहाँ की एरियाज है। फिर वो की एरियाज मिलने के बाद मैंने फाइनली ऑफर प्रिपेयर करने में मदद कर दी उन लोगों की, उन दोनों के बाद, कि भाई वो बोला था 10 करोड़ का ऑफर होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से नहीं यार 8 करोड़ का ही होना चाहिए। ऑफर फाइनली प्रिपेयर करने में उनकी मदद कर दी। सबसे पहले सामने वाले ने मेरे को फाइनेंशियल दिए, वो मैंने पढ़े, वहाँ पे रिव्यू करा उसके फाइनेंशियल। फिर उसके बाद रिव्यू करने के बाद, फाइनेंशियल रिव्यू करने के बाद मैं वहाँ पे साइट पे, पहले तो मैंने ऑफिस में फाइनेंशियल रिव्यू कर लिए थे ऑफिस में बैठे बैठे, फिर मैं उसकी साइट पे गया, साइट विजिट करके, फिर उसके बाद मैंने कुछ की एरियाज जो भी निकाले कंपनी इन्वेस्ट वगैरह के लिए, कुछ की एरियाज थे, वो की एरियाज मैंने ध्यान में रखे, फाइनल ऑफर प्रिपेयर करा दिया, उनकी मदद कर दी, फाइनल ऑफर प्रिपेयर कराने में उसकी मदद कर दी। कंटेंट क्या होता है ड्यू डिलिजेंस रिव्यू रिपोर्ट के? अब अपन फाइनली रिपोर्ट बना रहे हैं, मैंने तुमको बहुत बार बोला है, जब भी अपन रिपोर्ट बनाते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है ना, स्टार्टिंग बहुत
बहुत हर कुछ होती है, मतलब हर कुछ नहीं, मतलब सबकी बेसिक लगभग सेम होती है। अपन स्टार्टिंग में लिख देते हैं, कंपनी के बारे में लिखते हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी का हिस्ट्री कैसा है, कंपनी के प्रमोटर कैसे है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा टर्म्स क्या था, हमारी स्कोप क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारी लिमिटेशन क्या था। जितने भी स्टार्टिंग में कंपनी के बारे में लिख दिया, कंपनी का मैनेजमेंट ये था, कंपनी का हिस्ट्री प्रमोटर ये था, कंपनी की हिस्ट्री ये है, फिर मेरे को इन्होंने क्यों अपॉइंट करा, मेरी टर्म्स क्या थी, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। स्टार्टिंग हमेशा यही होती है, समरी फलानी वो, फिर सब कुछ लिखने के बाद फाइनल फाइंडिंग्स पे आते हैं अपन, सब कुछ लिखने के बाद। तो ये सारे 18 पॉइंट याद नहीं करने, मैंने बोला ना तुमको 5 से 6 पॉइंट याद करने हैं, बाकी पढ़ने हैं एमसीक्यू के लिए। रटना कितना है, 5 से 6। तो भैया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया, एग्जीक्यूटिव समरी दे दी कि इंट्रोडक्शन, तो मैंने बोला स्टार्टिंग में सब कुछ इंट्रोडक्शन टाइप वगैरह फालतू चीजें, इंट्रोडक्शन की समरी दे दी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, टर्म्स स्कोप क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपनी की हिस्ट्री क्या थी, कंपनी का शेयर होल्डिंग क्या था, मैनेजमेंट क्या था, कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर है, कंपनी का कौन कौन मैनेजमेंट है। तो ये तीनों पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कंपनी के बारे में हो गया, ये कंपनी के बारे में 5 6 7 कंपनी के बारे में हो गया ना। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के मैनेजमेंट, ये कंपनी के बारे में हो गया। बाकी इंट्रोडक्शन समरी, मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या था, ये मैंने खुद ने बता दिया, इंट्रोडक्शन समरी ऑब्जेक्टिव स्कोप। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मेरे बारे में हो गए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में क्या हो गया, हिस्ट्री, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा है, ये बता दिया मैंने। इंट्रोडक्शन समरी और ऑब्जेक्टिव स्कोप, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव स्कोप था, क्या समरी इंट्रोडक्शन है, ये बहुत बेसिक पॉइंट 6 7 तो तुम्हारी यही हो गए। उसके बाद अब मैं फाइनल ऑब्जर्वेशन पे जाऊंगा, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, असेट चेक करना है, लाइबिलिटी चेक करनी है, नेटवर्थ वगैरह चेक करना है, सब चीज़ें चेक करनी है ना। तो वही कि मेरा फाइनल असेसमेंट क्या हुआ, वैल्यूएशन ऑफ असेट को लेके, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को लेके, ऑपरेटिंग रिजल्ट को लेके, नेटवर्थ को लेके, असेट लाइबिलिटी रिजल्ट नेटवर्थ, असेट लाइबिलिटी रिजल्ट नेटवर्थ, लिटिगेशन, इनको लेके मेरा क्या रहा, फ्यूचर के प्रोजेक्शन मेरे क्या हो सकते हैं, कहाँ पे इन्होंने चार्जेस वगैरह लिए, ये 2 पॉइंट। और कि स्वॉट एनालिसिस भी देना है कि कंपनी की कहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, उसको ये भी एनालाइज करना है। उसको जो इन्वेस्टिगेटर है ना, उसको ये मेरा ड्यू डिलिजेंस करने वाला बंदा, उसको ये भी देखना है कंपनी की कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट है, ठीक है। और प्लस उसको सजेशन भी देना है कि क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या एक्शन लेने हैं मर्जर एक्विजिशन करने के पहले और मर्जर एक्विजिशन करने के बाद, ठीक है सर। तो ये इसके पॉइंट हो गए। स्टार्टिंग ये तो समरी, इंट्रोडक्शन, समरी, ड्यू डिलिजेंस वगैरह ये सब हो गई। फिर कंपनी के बारे में हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट, फिर अब काम की चीजें, ऑब्जर्वेशन, असेट पे, लाइबिलिटी पे, रिजल्ट पे, नेटवर्क पे, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट याद करना है, ठीक है। उसने स्वॉट एनालिसिस करी, कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह बताया, नेटवर्क वगैरह चेक करी, ये सब करा। तो बोला कि क्या एक्टिविटी कर रहा है वो, ये नेटवर्क चेक कर रहा है, स्वॉट एनालिसिस कर रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कि मतलब यहाँ पे कि बैंक उसको लोन दे रही है किसी को, तो वो कंपनी का बैकग्राउंड चेकिंग कर रही है, प्रमोटर कौन है, नेटवर्क असेस कर रही है, स्वॉट एनालिसिस कर रही है, क्या कर रहा है वो, ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, वो ड्यू डिलिजेंस कर रहा है। तो ड्यू डिलिजेंस के बारे में लिख दिया कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन अगर करता, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के पहले, इन्वेस्टमेंट करने के पहले, मटेरियल फैक्ट को स्टेब्लिश करने के लिए, फलाना डिगरा कंफर्म करने के लिए, तो उसके बारे में लिख दिया। क्या वो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यार, और कुछ भी चेंज नहीं है। जो पूरा चैप्टर पढ़ा अदर देन सीए कर रहा है तो भी वो ये सभी करेगा, ठीक है ना। कि ऑडिट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल ऑडिट के स्पेसिफिक है, बाकी तो कोई भी कुछ भी करो ना, तो चार्टर्ड अकाउंट के अलावा बाकी भी कर सकता है, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल कब कभी कर सकते हैं, अभी अपने पढ़े थे ना ऊपर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हो रहा है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग हो रहा है, पब्लिक ऑफर कर रहे हैं अपन, तब क्या करा सकते हैं अपन, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना। ये शॉर्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया एक, कि भाई ना कोई बैंक है, वो किसको लोन दे रही है 5 करोड़ का, तो उसने देखा कि इसकी सेल्स टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है, तो ये बहुत इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है भाई उसकी सेल्स, क्योंकि उसका मार्केट बढ़ता जा रहा है, वो एक्सपोर्ट सेल में भी आ गया अपॉर्चुनिटी, पर उसके ना लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर आ गए, ये उसके लिए थ्रेट हो गया। उसके पास क्वालिफाइड स्ट्रेंथ नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, ये उसकी वीकनेस हो गई, ये उसकी वीकनेस हो गई। तो थ्रेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ कहाँ गई फिर इसकी, स्ट्रेंथ नहीं है क्या इसके पास कुछ, सेल्स बढ़ती जा रही है किसी रीजन से, ये स्ट्रेंथ हो गई इसकी। हाँ, जैसे बार बार उसकी सेल्स वगैरह बढ़ती जा रही है, इसकी स्ट्रेंथ है, हर बार सेल्स बढ़ रही है। वीकनेस क्या है, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं, अपॉर्चुनिटी क्या है, नया एक्सपोर्ट मार्केट मिल गया उसको, थ्रेट क्या है, उसके बाद नई कॉम्पिटिटर आ गए, वो स्वॉट एनालिसिस कर रहा है इसका, ठीक है ना। चलो सर, अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ड्यू डिलिजेंस अच्छे से हो चुका है।
बाकी सारे चैप्टर आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। आप आपका यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे मैं सब कुछ देता रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। आप आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा बहुत सारे, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, वो देख लेना। प्लस आपको बुक परचेस करनी है, मैंने आपको बुक के फीचर बता दिए, बाकी बुक के एडिशनल फीचर के लिए मैंने आपको एक नीचे वीडियो अटैच कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना, तो वो भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मतलब बुक आपको परचेस करनी तो कर लेना, इस बुक से आपको पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक फ्री मिल जाएगा। बेस्ट बुक है भाई, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं बोल सकता, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो फिर टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।